Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, चलिए तो आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा एंड दैट इज स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. ओके, लेट अस सी दैट. In 1951 5 year प्लान स्टार्टेड. कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हम पहले से जानते हैं. 1950 प्लानिंग कमीशन was set up in India and 1951 onwards it started making its 5 year plans. 5 year plans क्यों? क्योंकि एक सरकार पावर में 5 साल तक आती है, इसीलिए उसका प्लान भी 5 साल तक का तैयार होना चाहिए. ओके, इट वॉज थॉट एट दैट टाइम विद द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड, but in first 4-5 year plans this thought was proved wrong. तो ये हम पहले भी देख चुके हैं. याद करो, वो रिंग थी, वो रिंग के बाहर रेफरी गया था. अनएम्प्लॉयमेंट देश से बाहर हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं. चलिए फिर आगे. As a result, from fifth 5 year plan, various employment oriented schemes started. तो पहले 4 5 year प्लान्स में हमको सक्सेस नहीं मिली, इसीलिए फिफ्थ 5 year प्लान से हमने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करनी शुरू कर दी. ये स्कीम्स किसकी थी? टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, पहला IRDP एंड JRY. तो हम पहले चैप्टर 5 पॉवर्टी में IRDP को पढ़ चुके हैं. बोलो, IRDP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसके बाद JRY, जवाहर रोजगार योजना. उसके बाद NRY मतलब नेहरू रोजगार योजना. SGSY मतलब सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. और उसके बाद हमने देखा था SJSRY मतलब सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, है ना? क्योंकि देखा था हमने जयंती भाई की 2 दुकानें सोने की, एक गांव में और एक शहर में. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ओके, देन कम्स ट्राइसेम. इफ यू रिमेंबर, ट्राइसेम मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद देखा था हमने मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फिर देखा था हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसको डिटेल में नहीं देखा था, ये खाली नाम आके चला गया था. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब हम लेबरर्स में अलग अलग प्रकार के स्किल्स कल्टीवेट करेंगे थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एक्सपीरियंस. उनकी एबिलिटी बढ़ाएंगे, उनका ग्रोथ बढ़ेगा. उन्हें हम एडवांस्ड मशीन्स पे काम कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देंगे, उन्हें नॉलेज देंगे, उनका प्रॉपर लर्निंग होगा, उनकी कॉम्पिटेंस इंप्रूव होगी. इन सब पे हमें ध्यान देना है अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. और उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रोग्राम नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया गया जिसका नाम था स्किल इंडिया. ओके, विच मीन्स कौशल भारत, कुशल भारत. ठीक है, विच मीन्स केपेबल भारत होगा तो नॉलेजफुल भारत होगा, स्किलफुल भारत होगा तो हम सब कुशल मंगल जी पाएंगे. ठीक है, सो पहले अपने में क्या लाओ? कौशल्या, दैट इज स्किल्स, डेवलपमेंट, नॉलेज, एबिलिटी, और फिर सब अपने आप कुशल मंगल होगा. ओके, चलिए फिर मेक इन इंडिया. ये तो आपने देखा ही होगा, बब्बर शेर, है ना, सुई वाला. सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, जहां पर हम अब्रॉड से चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें अपने देश में ही यहां बनाएंगे. सो वी विल अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड and we will start manufacturing things in India, and as a result of that more employment opportunities will be generated. So ये प्रोग्राम भी शुरू किया गया. फिर आया मुद्रा प्रोग्राम. मुद्रा क्या है? पैसे नहीं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. सो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं,
माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको डेवलप करने के लिए ये मुद्रा स्कीम का अनाउंसमेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स वेर स्टार्टेड by the state, by the nation. It was working with cooperation between the central government and the state government. Okay? चलिए फिर पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा सबसे बड़ा स्कैम था, आपको तो मालूम ही है। क्या काम होता था इसमें, याद करो, खड्डे खोदने का काम होता था। एक ग्रुप आके खड्डे खोदेगा, दूसरा ग्रुप आके उसको भर के चला जाएगा। रोजगार का रोजगार जनरेट हो गया, लोगों को पैसे मिल गए, देश गया भाड़ में, कोई विकास कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं था। ये वही प्रोग्राम है। ओके, चलिए। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में क्या है, लेट अस सी। ऑन February 2006 नरेगा was started with the objective of providing employment to rural people residing in बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जितने भी इंडिया में बैकवर्ड विलेजेस हैं, बैकवर्ड टाउन्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे रूरल पुअर को रोजगार देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। इन विच मंथ, फेब्रुआरी, इन विच ईयर, 2006। ओके, फिर द नेम नरेगा चेंज टू मनरेगा ऑन 2 October 2009. To make this program successful, government declared 2 February as Employment Day. Okay, so ये important multiple choice question में आ सकता है कि नरेगा became मनरेगा on which date, 2 October, गांधी जयंती के दिन 2009 में। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट डे कब मनाया गया, 2 फरवरी को। दोनों तारीख सेकंड है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट बी वेरी क्लियर, कन्वर्जन ऑफ नरेगा टू मनरेगा 2 अक्टूबर एंड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट डे 2 फरवरी, वैलेंटाइन के 12 दिन पहले। ओके, चलिए फिर एटलीस्ट 1 person फ्रॉम ईच फैमिली इज गिवन एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days इन अ ईयर, ये हमने पहले भी देखा है। 1/3 एम्प्लॉयमेंट is reserved for females. Under this scheme, it is recommended to provide minimum wages for physical labor. Okay? अब इस बात को जरा डिटेल में समझते हैं। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स, मतलब 100 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी तो उसका 1/3, 33 गिन लेते हैं, तो 33 सीट्स, 33 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज will be given only to females. Only 67 will be given to males. But up to our surprise बोल लो, up to shock बोल लो, इस स्कीम ने अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था फॉर फीमेल्स। दैट परसेंटेज इज नाउ नॉट 33%, द सेम परसेंटेज हैज नाउ बिकम 48%। और रिसेंटली अगर हम स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस स्कीम को लेकर देखें तो 55% फीमेल्स आर वर्किंग अंडर दिस स्कीम ऑफ मनरेगा। क्लियर? सो more females are getting employment opportunities which leads to a balanced growth of the entire family, जहां पे मेल भी काम करेंगे और फीमेल्स को भी इस स्कीम में काम करने का मौका दिया जाएगा। So everybody will be employed, leading to earning more income and reducing of poverty. Okay? चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखो क्या लिखा है। इट इज रेकमेंडेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर फिजिकल लेबर। कहने का क्या मतलब है, मिनिमम वेजेस, कम से कम पे करने का, ऐसा नहीं। फिजिकल लेबर आप कर रहे हैं, उसके लिए जो कम से कम अमाउंट आपको मिलना चाहिए, विच विल सैटिस्फाई योर बेसिक नीड्स, उतना तो आपको मिलके रहेगा। मतलब किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन करने को नहीं मिलेगा कि काम भी पूरा करवा लिया और आपको पैसे भी कम दिए, और पैसे इतने कम दिए कि आप अपनी बेसिक नीड्स तक पूरी ना कर सको। ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम वेजेस सो दैट पीपल कैन सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स, उतना तो इस स्कीम में प्रोवाइड किया ही जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए फिर आगे देखते हैं। लेबरर्स शुड बी गिवन वर्क विद इन
5 kilometers from the residence and wages should be paid within 7 days. मतलब इस स्कीम में ये कंडीशन थी कि जहां लेबरर रहता है उसकी 5 किलोमीटर की रेडियस में ही उसे काम मिलना चाहिए ताकि वो चल के दौड़ के वहां आराम से पहुंच सके, और उसने जो कमाया है वो वेजेस भी उसको 7 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाने चाहिए। मतलब कोई भी डिले इन पेमेंट चलने वाला नहीं है। ओके, सो आपने मंडे को काम किया तो मंडे तक का जो काम है वो अगले मंडे तक उसका पैसा मिल जाएगा। पेमेंट विल बी गिवन विद इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज। मान लो 10 दिन का काम है, आपको 10 दिन के काम पे रखा तो काम खत्म होने के बाद 7 वर्किंग डेज गिन लो तो उसके अंदर आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए अंडर दिस स्कीम। सो वर्क डन, उसका जो भी पेमेंट होगा, चाहे वर्क 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, महीने का हो, तो वो आपको मिल जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। ओके, उससे ज्यादा डिले चलने वाला नहीं है क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीबों का पैसा हमें दबा के नहीं रखना चाहिए। ओके, चलिए फिर, if laborer got employment beyond 5 kilometers then they were paid 10% extra wages, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वही लेबरर जो पहले चल के जाता था अब शायद साइकिल पे, टू व्हीलर पे वो आएगा, उसकी मेहनत बढ़ेगी, उसका खर्चा बढ़ेगा, तो उस खर्चे को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम जो नॉर्मल वेजेस हैं उसमें 10% जोड़ के उसको पेमेंट करेंगे, so that he is traveling from a distance, so that cost of distance will be compensated by making extra 10% payment to them। तो उसको इंक्लिनेशन रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा कि इतनी दूर में जाऊंगा तो मुझे दूसरों से तो 10% ज्यादा मिलेगा, तो उसमें आराम से मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा। ओके, चलिए फिर, laborers were given job card which was valid for 5 years and after receiving job card if they don't get employment then he is paid employment allowance। so सभी वर्कर्स को ऐसा एक जॉब कार्ड मिलता है। जॉब कार्ड का प्रोफोर्मा आपके सामने है, आप देख सकते हैं, खाली देख ही पाएंगे, शायद पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पिंक में लिखा है जॉब कार्ड, उसके नीचे लिखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर दिया है जॉब कार्ड नंबर, नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड सुंदर सिंह लिखा है, ठीक है, नेम ऑफ फादर, और अगर फीमेल है तो वो लिखेगी नेम ऑफ हस्बैंड, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है जयपाल। कैटेगरी एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10th of September 2016। तो अब गिन लो यहां से वैलिडिटी कितने साल है, 5 साल, मतलब 10th of September 2021 तक यही कार्ड वैलिड है। एड्रेस में कुछ लिखा नहीं है क्योंकि कोई ठिकाना नहीं होता। विलेजेस लिखा है अहमदपुर, पंचायत कौन सी, अहमदपुर, ब्लॉक कौन सा, बालाबगढ़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी, फरीदाबाद फ्रॉम हरियाणा। वेदर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, तो लिखा है नो, मतलब यहां पे खाली बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज को ही रोजगार मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी इंसान जो अनएम्प्लॉयड है उसको यहां रोजगार मिल सकता है, ठीक है। फैमिली आईडी देके रखा हुआ है 119। ओके, फिर देखो नीचे लिखा है डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड विलिंग टू वर्क, तो उसके पूरे परिवार में से, फैमिली आईडी है तो पूरे परिवार में से खाली एक ही बंदा है जो बेरोजगार है और उसको इस स्कीम में आना है, और वो कौन है, सुंदर सिंह, ठीक है। जेंडर मेल, एज 32, और बैंक में उसका अकाउंट भी है, कौन सी बैंक में, इलाहाबाद बैंक में। अंडरस्टूड। सो ऐसा एक जॉब कार्ड आपको मिलेगा, ये जॉब कार्ड वैलिड रहेगा फॉर अ स्पैन ऑफ 5 years, और जब तक ये जॉब कार्ड आपके पास है और आपको नौकरी नहीं मिलती तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, विच मीन्स वंस यू गेट द जॉब कार्ड either you get the job and you earn money, or if you don't get the job still you will get money
फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, अब ये तो हो गई किताबी बातें। अब असल में भी देख लेते हैं कि मनरेगा ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो न्यूज में इस स्कीम को लेकर बहुत सारे स्कैम रिपोर्ट हुए हैं। उसमें से एक छोटा सा स्कैम, खाली 6,000 करोड़ रुपयों का स्कैम मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। आज की बात की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो आ रही है बिहार से। 6,000 करोड़ की लूट खसोट, एक तरह से 6,000 करोड़ का घोटाला। महात्मा गांधी के नाम पर ये बड़ी जो योजना चल रही है मनरेगा, यूपीए 2 की सरकार मनरेगा के कारण बनी, लेकिन बिहार मनरेगा के नाम पर 6,000 करोड़ की लूट खसोट के आरोप लग रहे हैं बिहार में। वहां फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मास्टर रोल, काम हुआ ही नहीं, उनका पैसा ले लिया, इस तरह का ये घोटाला सामने आ रहा है। बिहार के भोजपुर जिले की भरौली पंचायत के टिकठी गांव के रहने वाले ये हैं मुकुट पासवान। जॉब कार्ड नंबर 40, जिसके मुताबिक उन्होंने 20 दिन काम किया, लेकिन इन्हीं के नाम पर फर्जी तरीके से 42 दिन काम दिखाकर निकाले गए 5,664 रुपए। अरे अब का जितना उनका लपबा जैसा 1800 1900 बने सही बा। तो 1800 में मिलल रहे। हमारा का मिलल बा। हमारा का मिलल बा। इरावे काम करनी रवे अपन लेनी। अच्छा, रउआ कितना मिलल? 100। इसी इलाके के बबन पासवान के जॉब कार्ड नंबर 8 पर भी 18 की जगह 42 दिन का काम दिखाकर फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए गए। पैसा आप तो अपने से निकालने जाते थे? हम अपने से लोग बुला के लेते रहो, निकाल के 100 रुपया देते रहो, हमनी के निकाल लेते रहो, हमनी के कहता नहीं हमनी काम करल बन, हमनी के अपना से पैसा देले बन जाए। पैसा के कहलस? ये लोग जो काम करावे वाला बालो हमारा गांव के चाहे कहीं जो करावत ला काम हमारे गांव का आदमी जो अपन ले बजे ठीका जैसे करावत है। हां भाई, मुकुट और बबन जैसे भोजपुर में 13 लोग हैं। सिर्फ नाम अलग है लेकिन मुसीबत एक है। काम किया इन्होंने, कमाई हड़प रहा है कोई और। नरेगा में काम करने के लिए कितना दिन गए? भाई काम 15 दिन। कितना पैसा मिला था आपको? पैसा कहाँ 100 रुपया तो देता लेके चल जाता अपने के लेके जाता। केंद्र सरकार की मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में हो रहे घपले में अब बिहार का भी नाम जुड़ गया है और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी नाम की संस्था ने 10 जिलों का सर्वे करके 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। इसमें पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, नवादा, गया, भोजपुर और बक्सर के नाम शामिल हैं। बिहार में 37 जिले हैं और 27 जिले में सर्वे होने बाकी हैं। सर्वे के मुताबिक साल 2006-2007 से 2011-2012 के बीच 8,189 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें 73% राशि का भुगतान गलत ढंग से किया गया और यही राशि है 6,000 करोड़ रुपए। 100 दिन की मजदूरी की गारंटी यहाँ कानून में है, तो सिर्फ 5 दिन का औसत मनरेगा रोजगार प्रति परिवार वहां पर मिला है और फर्जी नाम चढ़ा करके, फर्जी काम चढ़ा करके और फर्जी दाम चढ़ा करके ये पैसा वहां पर गबन हो रहा है। ये घोटाला जॉब कार्ड और मास्टर रोल के फर्जीवाड़े के जरिए किया गया। कई नाम के तो लोग भी मौजूद नहीं हैं और पैसा निकल गया। CESF के मुताबिक मुजफ्फरपुर में तो कई लोगों ने काम 5 दिन किया, लेकिन उनके नाम पर 140 दिन तक का भुगतान उठा लिया गया। मामला सामने आते ही नीतीश सरकार ने जांच के आदेश देते हुए 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। इतने बड़े लोगों में मात्र 2,500 को आधार मानकर, और से वो भी सिर्फ 10 जिलों में। और ये भी सोचना होगा कि जो सैंपल उन्होंने लिया है, जिस जिलों को उन्होंने लिया है और जिस गांव में वो गए हैं, उसका आधार उन्होंने क्या लिया था, कि किस आधार पर वो गए हैं। विकास आयुक्तों के साथ हमारी मासिक बैठक होती है विभाग की, उसमें उस रिपोर्ट को लेके आने के लिए, साथ ही अगर इसमें अगर कहीं गड़बड़ियां इस जांच के क्रम में वो आता है तो उस पर वो कठोर से कठोर कार्रवाई करें। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि जिन पर आरोप है वो खुद इस मामले की जांच कैसे कर सकते हैं। लिहाजा जांच तो CBI को ही करनी चाहिए। इसको तो एकदम CBI से जांच कराना चाहिए और सबको सजा देना चाहिए, तब न मजदूर भागा जा रहा है। और ये लोग ढोंग करते थे, ये इतना काम हम दे दिया, इतना रोजगार का वर्षा हुआ कि लोग अब बाहर नहीं जा रहे हैं पंजाब में। कितना चीट किया है लोगों ने बिहार को। इस मामले के सामने आने के बाद से बिहार सरकार में खलबली मच गई है।
क्योंकि खुद को पाक साफ बताते हुए शासन को सुशासन बताने वाली नीतीश सरकार पर शायद पहली बार इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा है। तो देखा आपने, फर्जी जॉब कार्ड बना के, फर्जी पेमेंट करके जेब कोई और ही भर रहा था, और जो असल में काम कर रहा था उसको कितना मिल रहा था? खाली 100 रुपया मिल रहा था। समझ में आ रहा है? सो इंडिया में जो भी स्कीम्स लॉन्च होती हैं उसमें फुल चांस है कि कोई भी प्रकार का स्कैम कभी भी कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। So there has to be proper transparency when you launch a particular scheme or a program to remove poverty or unemployment. ठीक है, मनरेगा तो सबसे बड़ा स्कैम था ही, ये मैंने आपको पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी बताया था। इस बार मैंने खाली एक स्टेट का आपके सामने ये रिकॉर्ड रखा है जिसमें कितने करोड़ आ गए? 6000 करोड़, 6000 करोड़। और सोचो ऐसे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, अगर उसको आप मल्टीप्लाई भी कर लो विद द सेम अमाउंट, चलो हाफ द अमाउंट 3000 करोड़, तब भी वो फिगर कुछ 75,000 80,000 करोड़ में होगा। अगर ऑल ओवर इंडिया ऐसे ही स्कैम्स या इसके आधे स्कैम भी चल रहे थे तो। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे। मनरेगा से तो हुआ नहीं, तो लेट अस सी नाउ अनदर स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल कौन? जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी, सबसे सीनियर लीडर वही थे। और श्रमेव मतलब क्या? लेबर वर्क। ठीक है, उनका जयते योजना मतलब उनकी जीत होगी, वैसा एक योजना हम लेके आए। देयर विल बी प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, उसके बारे में ये स्कीम है। लेट अस सी, दिस स्कीम स्टार्टेड ऑन 16 अक्टूबर 2014। ठीक है, सागर सर का बर्थडे है वैसे 16 अक्टूबर को हर साल। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी along with good management, skill development and welfare to laborers of unorganized sector. So हम इन वर्कर्स की हेल्थ पे, उनकी सिक्योरिटी पे, उनके मैनेजमेंट स्किल्स को हम निखारेंगे, डेवलपमेंटल स्किल्स बाहर आएंगे और हम इन लेबरर्स का अच्छे से वेलफेयर करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इट ऑल्सो एम्ड एट डेवलपिंग कंड्यूसिव एनवायरमेंट। कंड्यूसिव मतलब फ्रेंडली एनवायरमेंट, एक कोऑपरेटिव एनवायरमेंट फॉर व्हाट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके वैसा एनवायरमेंट डेवलप करने के उद्देश्य से, वैसे ऑब्जेक्टिव से पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, इसका एक फील लेने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा, अच्छे से देखना उसको। भर में काम करने वाले श्रमिकों को अब अपनी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, यानी कि अगर श्रमिक एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह पर जाएगा तो उसे अपने ईपीएफ के लिए नया खाता नहीं खोलना पड़ेगा। यानी कुल मिला के कोशिश ये है कि सड़े गले नियम हटाए जाएं और सिस्टम को सिंपल बनाया जाए ताकि आम आदमी का फायदा हो। देखिए कैसे। देश भर के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर, अब सभी श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। अब अगर श्रमिक एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो उसे अपने ईपीएफ के लिए नया खाता नहीं खुलवाना पड़ेगा। देश भर के करीब 4 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों के खाते को अब केंद्रीय स्तर पर इकट्ठा कर डिजिटाइज कर दिया गया है और हर खाता धारक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा। कई बार श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने पर अपने पुराने खाते को नई जगह स्थानांतरित नहीं करा पाता था, जिस कारण उसका पैसा ईपीएफ खातों में जमा रहता था और वो उसे निकाल नहीं पाता था। फिलहाल निष्क्रिय पड़े ऐसे खातों में करीब 27,000 करोड़ रुपए जमा है। एक गरीब इंसान नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाए, उसको वो लिंक क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसी सवाल ने मुझे झकझोरा।
और उसी में से रास्ता निकला कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा, वो कहीं पर भी जाए अकाउंट उसके साथ चलता चला जाएगा। श्रम कानूनों के नाम पर फैक्ट्रियों से इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए भी मोदी सरकार ने पहल की है। इसके तहत श्रम निरीक्षण योजना की शुरुआत की गई है। अब श्रम निरीक्षक अपनी मर्जी से फैक्ट्री में जाकर उद्यमी का शोषण नहीं कर सकेगा। अब कंप्यूटर के जरिए निर्धारित मानकों के आधार पर एक निरीक्षण सूची बनाई जाएगी और निरीक्षक को 72 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट उसमें जमा करानी होगी। औद्योगिक विकास को नजर में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम सुविधा पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इसके तहत अब उद्यमियों को 16 अलग अलग फॉर्म भरने की बजाय सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। ऐसे ही पड़ा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईटीआई से निकलने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक शर्ट को तैयार करने में पहले कपास बोने वाले किसान, उसे बनाने वाले श्रमिक समेत तमाम लोगों का श्रम लगता है, तब कहीं जाकर वो पहनने वाले तक पहुंचती है। सरकार बनाने से पहले से ही नरेंद्र मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। श्रम सुधारों की ये योजनाएं उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। देखने में ये योजनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन इससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन इन योजनाओं का असली लाभ तभी मिलेगा जब ये उसी रूप में लागू रहे जिस रूप में दिखाई गई हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। देखा वो लास्ट में क्या बोला? ये स्कीम का फायदा मैक्सिमम लोगों को तभी मिलेगा जब ये स्कीम ऐसे ही इंप्लीमेंट होगी जैसे ये बताई गई है। मनरेगा एक अलग लेवल पे प्रेजेंट हुआ था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही लो लेवल पे हुआ। अब ये स्कीम ही लॉन्च हुई है 2014 में, तो इसका रिजल्ट, इसके स्कैम कब बाहर आएंगे? 2025 में, 2030 में। तब हम बैठ के शायद डिस्कस कर रहे हो कि ये श्रमेव जयते योजना किस इरादे से लॉन्च किया था और क्या उन्होंने उसमें काम किया। ऐसा अगर नेगेटिव हुआ तो, सिंस नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, नियत साफ है, देश को ऊपर लाने का उनका लक्ष्य है, तो हो सकता है कि ये स्कीम में कोई घोटाला ना हो या घोटाले कम हो, तो उसका फायदा मैक्सिमम लोगों को मिलेगा और देश से अनएम्प्लॉयमेंट को हम थोड़ा बहुत कम करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर पॉइंट नंबर 3, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी। पहले ये था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, जो अब रिप्लेस हो चुका है बाय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फिर देखो लिखा है आगे, was replaced by this program with the objective of providing constant 24/7 electricity services in rural areas. So हम सब जानते हैं that majority of the population of India resides in rural areas, और rural areas ही ऐसे हैं जहां पर अभी तक हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए तो मोदी सरकार को भी यही काम उठाना पड़ा कि मैं हर गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। ठीक है, देख लो राइट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू 2.63 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स, 6015 villages electrified in 2016-17, and out of 5,97,464 villages, 5,94,002 villages have been electrified, which is how much? 99.4% of the task is already achieved under this program. So, ये प्रोग्राम का इकलौता ऑब्जेक्टिव था कि गांव-गांव बिजली पहुंचनी चाहिए, और वो बिजली 24/7 होगी, जैसा गुजरात में हम अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देख रहे हैं। आप शायद उस बात से अग्री नहीं करोगे, सर हमारे यहां तो लाइट चली जाती है महीने में एक बार, 2 महीने में 2 से 3 बार, बारिश होती है बिजली चली जाती है। अरे शुक्र मानो कि कुछ होता है तो ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और इस बात का तो शुक्र मानो ही कि इलेक्ट्रिसिटी आ तो रही है ना, तभी हम जाने का कंप्लेन कर रहे हैं। बाकी ऐसे कितने सारे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं है।
सो हमारा टारगेट उसको अचीव करना है और गुजरात में जितने भी गांव हैं वहां पर हर गांव में बिजली है, वैसा ही हमें पूरे देश में कारनामा कर दिखाना है। और इसीलिए इस स्कीम को उतारा गया ग्राम ज्योति योजना। ज्योति मीन्स लाइट विच मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, उसको लेकर भी एक वीडियो है, देखो आप आपकी स्क्रीन पे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हम अपने खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण की। गांवों को रोशन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या ऊर्जा उत्पादन में मिली कामयाबी का फायदा देश के गांव में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। क्या वास्तव में गांव रोशन हो रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली आज की दुनिया में तरक्की का आधार है। ऐसे में गांवों को तरक्की की रफ्तार में साथ लेने के लिए हर गांव तक बिजली पहुंचाने का प्रण केंद्र सरकार ने किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की है ताकि कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही ऊर्जा को अलग किया जा सके, गांव में ऊर्जा वितरण का तंत्र दुरुस्त किया जा सके और हर गांव के हर घर में बिजली का कनेक्शन मुहैया कराया जा सके। इस काम को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 दिनों के भीतर यानी 1 मई 2018 तक 18,452 ऐसे गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इसके तहत अभी तक 7,445 गांवों को रोशन किया जा चुका है। हर गांव के हर घर तक बिजली पहुंचाने की इस योजना को तेज करने के लिए ग्राम विद्युत अभियान के जरिए निगरानी की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने 921 परियोजनाओं को मंजूरी दी है ताकि देश की 1,21,225 बिन बिजली वाले गांवों को रोशन किया जा सके। आधे अधूरे बिजली की सुविधा वाले 5,92,779 गांवों के लिए गहन विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है और गांव के 397.45 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। हर गांव तक बिजली की पहुंच बनाने के लिए सरकार ने बिजली के वितरण पर खास ध्यान दिया है और इस साल ट्रांसमिशन लाइन में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में जहां देश में ट्रांसमिशन लाइन 16,743 सर्किट किलोमीटर था, तो वहीं साल 2015-16 में इसे और गति देकर 28,114 सर्किट किलोमीटर तक कर दिया गया है। जाहिर है केंद्र सरकार की कोशिश है कि देश के किसी भी गांव का कोई भी घर अंधेरा न रहे। देश के हर लड़के लड़की को वक्त पर पढ़ने लिखने और तकनीक से जुड़ने के लिए बिजली मिले, क्योंकि गांव बढ़ेंगे तभी देश भी बढ़ेगा। तो वो जो भी डेटा आपने देखा कौन से साल का था? 2015-16 का था, जब मोदी सरकार को 2 साल ही कंप्लीट हुए थे। और ये जो राइट साइड जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो कौन से साल का डेटा है? 2016-17 का डेटा है। ओके, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक और स्कीम उतारी गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। कौशल्य योजना याद आया कि हम अपने आप में जब कौशल्य, स्किल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन कल्टीवेट करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैब कर पाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिफीट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। दिस स्कीम स्टार्टेड ऑन 25 2014. The main objective is to provide employment to youth between age group of 18 to 35. So इस एज ग्रुप में यूथ आता है, यंग लोग आते हैं, हमारे आपके जैसे लोग आते हैं, तो उसको हमें रोजगार देना है जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, बिकॉज द यूथ ऑफ दिस नेशन इज द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जितना अच्छा काम वो करेंगे, जितनी अच्छी जिंदगी वो जिएंगे, उतना हमारे लिए ही बेटर होगा, उतना हमारे देश के विकास के लिए अच्छा होगा। ओके, सो यूथ शुड बी गिवन मैक्सिमम इंपॉर्टेंस। वो नौरे नहीं बैठने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ एक्टिव लेबर सप्लाई। जितना काम ये यंग लोग कर सकते हैं
उतना बुजुर्ग नहीं कर सकते, वो हमें पहले से मालूम है। और इसीलिए देश के लिए सबसे बड़ा श्राप अगर कोई है तो वो ये है कि उसके देश के नौजवान नौरे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो देश के विकास में अगर ये लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो कौन बटाएगा? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ शुड बी द प्राइमरी कंसर्न ऑफ एनी गवर्नमेंट, जो अपनी गवर्नमेंट का भी कंसर्न था और उन्होंने इसके लिए ही इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन और डेप्थ में हासिल करने के लिए एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे। Meet Pramod, a 24-year-old school dropout. A few years back, he was struggling to get a job and was almost on the verge of a breakdown. But then suddenly a new chapter unfolded in the album of his life. It grew vibrant and colorful. Today, Pramod is not only employed but also supports his entire family. While the rest of the world was striving to gain financial power, it was our PM, Shri Narendra Modi, who utilized the potential of India's real wealth, its youth. India being a young country with half its population under 25 years of age, there was a dire need for employing the youth. With the launch of the visionary Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Vikas Yojana on 25th September 2014, the Ministry of Rural Development ensured that no one remains jobless in India, especially the youth. Being a part of the National Rural Livelihood Mission, the scheme added to the income of poor rural families and catered to the career aspirations of the rural youth. The focused age group under this scheme is 15 to 35 years, where special attention is given to school dropouts. Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Vikas Yojana is currently operational in 21 states and union territories across 568 districts, impacting the youth from over 6,215 blocks. Over 690 projects have been implemented by over 300 partners in more than 330 trades from 82 industry sectors. Significantly, out of 2.7 lakh trained candidates, over 1.34 lakh candidates have already been placed in jobs. The Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Vikas Yojana has so far committed an investment of more than rupees 5,600 crores, impacting the rural youth. The scheme is a collaborative effort of Gram Panchayats, self-help groups and job sourcing organizations who visit every nook and corner of the country to find the youth in need. After identifying the candidate, a counseling session is planned where a course is selected for the candidate as per his or her aptitude and interest. A classroom type training is also designed so that the candidate learns and applies the knowledge he or she has acquired. On-ground training and placements are also conducted for the candidates, making sure they start earning as soon as their training ends. And lastly, a dedicated team of professionals work on polishing the candidates' soft skills like spoken English and basic computer knowledge so that they can compete with confidence. With the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Vikas Yojana, the government has given the best gift to the youth of this country by preserving and nurturing their aspirations and providing them with a path by which they can also contribute to the growth of the nation. And as Nelson Mandela had once said, the youth of today are the leaders of tomorrow. And like Pramod, this scheme functions like a ladder for millions of others like him, guiding them towards a glorious future in the album of their lives. बरोबर, तो ऐसी अच्छी स्कीम्स जिस इरादे से लॉन्च होती है, काश उतने ही अच्छे इरादों से एग्जीक्यूट हो तो इंडिया कहां से कहां पहुंच जाएगा। सो ये भी एक ऐसी स्कीम है जो अभी 2014 में ही इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये कितनी हद तक काम करेगा हमें मालूम नहीं है, क्योंकि 5 years, 10 years, 15 years is a too short duration to see the results on a massive scale, because we are talking about the entire nation which involves crores of people. So रातों रात कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 10 साल 15 साल के बाद ये चेंज देखने को मिले, वो भी तब जब ये स्कीम्स को ईमानदारी से, इज्जत से इंप्लीमेंट किया जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, लेट अस रीड दैट।
It was started on 1st July 2015 with the objective of water to every field to increase field productivity, optimum use of available resources and planning of irrigational facilities to agricultural areas. Okay, so right hand side पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, सिंचाई मतलब इरिगेशन, योजना मतलब प्रोग्राम. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम उर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ओके, अब इसमें फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में डिस्कशन हुआ है. उनका पॉपुलर सेइंग है हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. और गोल देखो, ₹50,000 crores to be spent in 5 years to bring 140 lakh hectares additional area under irrigation, to bring 28.5 lakh hectare area under irrigation during the year 2016-17, and rupees 12,517 crores to be incurred on 23 irrigation schemes in 2016-17. सो ये सारे टारगेट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं. और ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है. क्योंकि हमने इसी चैप्टर में और पिछले चैप्टर में दोनों में देखा था एक पॉइंट क्या था, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज. रूरल एरिया का बेस्ट एक्टिविटी कौन सा? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. मॉनसून इज हाईली अनसर्टेन, इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता. वो प्रॉब्लम था. तो ये स्कीम उसका सॉल्यूशन है कि लेट अस नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. वी क्रिएट इरिगेशनल फैसिलिटीज which leads to proper agricultural production, proper fulfillment of resources required to go for a good agricultural produce. वही काम करने के इरादे से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. ओके, अंडरस्टूड? तो चलिए इस स्कीम की एक फील लेते हैं आपकी स्क्रीन पे. किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज. सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर. जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं. असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन. भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. बरोबर है, अंडरस्टूड? सो हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इस मोटो से इस स्कीम को उतारा गया था ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. इरिगेशन फैसिलिटीज अगर खेतों तक पहुंचेगी तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, खेत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहां पर रोजगार जनरेट होगा. वो खेत जो अभी एकदम ड्राई थे, वहां पर खेतीबाड़ी नहीं हो रही थी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, वो भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी क्योंकि काम बढ़ेगा और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को हम कंट्रोल में ला पाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव? फाइन. अब ये आंसर तो हो गया, स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. लेकिन इस आंसर को लर्न कैसे करना है? तो उसके लिए टेक्निक एज यूजुअल. सबसे पहला, डिफरेंट गैंग्स ट्राइड देयर बेस्ट to solve unemployment problem through different programs. तो स्टेट की अलग अलग गैंग्स थी जिन्होंने क्या ट्राई किया? अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया. ओके, गैंग्स आपको याद रखना है. यस, गैंग्स ऑफ वसेपुर भी याद रख सकते हैं. अल्टीमेटली रेड में क्या लिखा है? गैंग्स. सो जी फॉर ग्राम ज्योति योजना, ए फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, N for National Rural Employment Guarantee Act, G for Gramin Kaushalya Yojana, and S for Shramev Jayate Yojana. Okay, so gangs is the shortcut for complete answer, GANGS. अब उसमें खाली ध्यान रखना, हमने नाम को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया है
ओके, ताकि हमको जो मेन क्रक्स है वो याद रहे। बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राम ज्योति योजना है तो उसमें आगे क्या था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम में क्या था, प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। एन नरेगा, जिसमें आगे क्या था, महात्मा गांधी, सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और आखिर की जो दो स्कीम्स हैं, ग्रामीण कौशल्य योजना और श्रमेव जयते योजना, उन दोनों में भी किसका नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पॉइंट नंबर 1, 4 and 5 as per this list. Point number 2 is Prime Minister and point number 3 is महात्मा गांधी। ठीक है, सो टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके, 5 पॉइंट हो गए, उसमें से 1, 4 and 5, तो टोटल 3 स्कीम में किसका नाम जोड़ना है आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। दूसरी स्कीम जो है एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, उसमें किसका नाम जोड़ना है, प्राइम मिनिस्टर का। और तीसरी स्कीम है उसमें तो नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, तो क्या लिखने का था स्टेटमेंट, देयर आर मेनी गैंग्स who tried to solve the problem of unemployment. Gangs of Vasepur. G for Gram Jyoti Yojana. A for Agriculture Irrigation Program. N for National Rural Employment Guarantee Act, जो बाद में बना मनरेगा। उसके बाद G for ग्रामीण कौशल्य योजना एंड अगेन S for श्रमेव जयते योजना। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।